तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एडवाइजर ने बगावत करने वाले लोगों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो अकेला बंदा इन सब पर भारी पड़ गया था। न जाने कितने ही सारे छोटे मोटे सेक्ट उनके हाथों डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उन्होंने अपने लीडर्स और कल्टीवेटर्स को खो दिया। साथ ही एडवाइजर ने बगावत के मास्टरमाइंड के साथ भी फाइट करना शुरू कर दी, मगर उसकी ड्रैगन टेक्निक देखते साथ ही ये बात कंफर्म हो गई कि ये बंदा यांगकांग की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और एडवाइजर उसका नकाब हटाकर देखना चाहते थे कि उन्हें धोखा देने वाला आखिर है कौन। मगर तभी वहां पर थंडर साउंड से की एंट्री हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सदर्न कॉन्टिनेंट का बैटल जोन दिखाया गया, जहां पर अब एक नए सेक्ट की एंट्री हो चुकी थी। वेल ये कोई और नहीं बल्कि था ग्रेट थंडर साउंड स्कूल। वो लोग एक बहुत बड़े बुद्धा स्टैचू पर सवार होकर वहां पर पहुंच चुके थे। वहीं पर किन्मो भी हैरान होते हुए कहने लगा कि पता नहीं ये लोग कब से यहाँ पर छुपे हुए थे। वेल यहाँ पर ग्रेट थंडर साउंड स्कूल की पूरी फौज आ गई थी, जिसे देखते साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट का वॉरियर कहने लगा कि इनका लीडर एक चोर है। वेल उस बंदे को चोर क्यों बोला गया इसके बारे में हमें फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इनफैक्ट पूरा की पूरा हेवनली डीमन सेक्ट ही उस बंदे को चोर बुलाकर ह्यूमिलेट करने लगा। वेल ये लोग उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। तो इसी से हमें पता चलता है कि ग्रेट थंडर साउंड स्कूल और हेवनली डीमन सेक्ट की कोई पुरानी दुश्मनी है। इधर क्यों तो इन दोनों सेक्ट के चक्रों में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता था। तभी हेवनली डीमन सेक्ट की कल्टीवेटर उस पर गुस्सा हो गई और उससे कह रही थी कि अब तुम भी हमारे सेक्ट के मेंबर हो तो जल्दी से गालियां उगा लो। इसलिए अब यांगकांग के डिसाइपल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने भी हेवनली डीमन सेक्ट के साथ मिलकर उन लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। वहीं पर किन्मो कहने लगा कि मुझे आज ही पता चला कि साउंड स्कूल के साथ मेरी डीमन सेक्ट की कोई पुरानी दुश्मनी है। उतने में ही डीमन सेक्ट की एक बंदी साउंड स्कूल के मास्टर से कहने लगी कि आज तुम खबरदार यहाँ से अगर भाग निकले तो मैं तुम्हें 3 दिन 3 रातों तक लगातार गालियां दे सकती हूँ। अगर तुम मेरे मुँह से गालियां सुनना नहीं चाहते तो चुपचाप से यहीं पर रुकना होगा। वहीं पर यांगकांग के डिसाइपल तो हैरान थे कि आखिर इनकी कौन सी पुरानी दुश्मनी है। और अब देखते देखते वो बुद्धा स्टैचू बैटल ग्राउंड पर मौजूद शील्ड के पास पहुंच गया, जिसे इंपीरियल एडवाइजर ने भी देख लिया था। और अब क्लाउड साइड में हटते हुए हम ग्रेट थंडर साउंड स्कूल के लीडर को देख पाते हैं। वेल ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपनी फिंगर को पॉइंट करते साथ ही अरीना में मौजूद शील्ड पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में वो शील्ड पूरी तरह से वैनिश हो गई। और अब वो मॉन्क इंपीरियल एडवाइजर और वहाँ मौजूद हर एक रेबेलियन से बात करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से एक फेवर मांगने आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। जो सुनते साथ ही एडवाइजर ने भी अपनी सोड को वापस से समन करते हुए खून खराबा रोक लिया, जिसके बाद वो ग्रेट थंडर साउंड स्कूल के मॉन्क से पूछने लगी कि बताओ आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि यहाँ पर काफी भयानक तबाही मच चुकी है। अगर इस फाइटिंग को रोका नहीं गया तो हमारे न जाने कितने ही सारे हीरोज फॉल हो जाएंगे, न जाने कितने ही हजारों सालों पुरानी लेगेसीज पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उनकी टेक्निक्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई। तो इसी वजह से मैं इस खून खराबे को रोकने आया हूँ। हम लोग फाइट करके या फिर किसी को नुकसान पहुँचाकर बस अपने कर्मा का बोझ बढ़ाते हैं, जो कि आगे चलकर हम पर ही बैकलैश करेगा। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर की तारीफें करते हुए कहने लगा कि आप एक जीनियस और रहमदिल इंसान हो। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैंने आपके साथ ज़ेन फिलोसॉफी को डिस्कस किया था। इतना ही नहीं, मैंने आपके साथ धर्म का नॉलेज भी शेयर किया। उस दरमियान हमारा कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा बन चुका था। उस वक्त मैंने बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ मेरा सारा नॉलेज शेयर किया। तो मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल एडवाइजर उस फेवर को लौटा दे। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं हाँ मैं जरूर से आपके उस एहसान को चुका दूंगा, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। मैं अच्छे से समझ गया कि आप इस बैटल को रोकना चाहते हो, मगर ये लोग रेबेलियंस हैं। इन्होंने जानबूझकर यांगकांग के खिलाफ बगावत की। अगर मैंने आज इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे चलकर दोबारा से यही करेंगे और फिर मुझे दोबारा से इनका मुकाबला करना होगा, जिसमें न जाने कितने ही सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। मगर इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। वैसे मेरे दोस्त आप काफी ज्यादा कंपैशनेट हो, तो आपके जैसे कंपैशनेट बंदे को मेरा ये मसला समझ आ जाना चाहिए। इन लोगों को मार के मैं फ्यूचर में होने वाली हजारों बैटल्स को रोक रहा हूँ। लेकिन साउंड स्कूल का लीडर तो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो
जानता था कि इंपीरियल एडवाइजर इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों ना उनके सामने एक चॉइस रखी जाए। तो मॉन्क एडवाइजर से कहने लगा कि हाँ, इसका भी मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम इन सभी लोगों को ग्रेट थंडर साउंड स्कूल में भेज दे। मेरे साउंड स्कूल में आने के बाद ये लोग जिंदगी भर वहाँ से वापिस नहीं जा पाएंगे। साथ ही दुनिया में क्या चल रहा है इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बताए फिर एडवाइजर, आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा? अब यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गए कि इन लोगों को मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। और उतने में ओल्ड मॉन्स्टर्स में से एक बंदी साउंड स्कूल के लीडर से कहने लगी कि तुम तो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने इसके सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत है। अगर हम सभी लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करें तो एडवाइजर को आसानी से मार सकते हैं। यानी कि ये बंदी खुद मौत की कगार पर थी, लेकिन फिर भी एडवाइजर को मारने का उसका जुनून खत्म नहीं हुआ। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इंपीरियल एडवाइजर से कितनी ज्यादा नफरत करते। इनफैक्ट किन्मो को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। वो ओल्ड मॉन्स्टर उस मॉन्क को बता रही थी कि एक बार ये एडवाइजर हमें खत्म कर दे, फिर ये तुम्हारी थंडर साउंड स्कूल को भी नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना अभी इस पर हमला किया जाए और इस मुसीबत की जड़ से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते। वैसे हम सभी ने सुन रखा है कि तुम्हारी डीमन सबड्यूइंग टेक्निक काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो क्यों ना आज उसी का शो ऑफ किया जाए। सो यहाँ पर ये ओल्ड मॉन्स्टर मॉन्क को भी परस्यू करके अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहती थी, मगर मॉन्क ने जो जवाब दिया उसकी उस ओल्ड मॉन्स्टर को जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर हमारे साउंड स्कूल के साथ क्या करेगा ये तो उनका निजी मामला है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बुद्धिज्म में बिलीव करते। हमारा ग्रेट थंडर साउंड स्कूल ना ही इंपीरियल एडवाइजर की वजह से डिस्ट्रॉय होगा और ना ही उनकी वजह से प्रॉस्पर होगा। हम लोग खुद ही हमारी तकदीर के मुख्तियार हैं और इसी वजह से मैं इंपीरियल एडवाइजर पर कोई अटैक नहीं करने वाला। और अब अगर बात तुम लोगों की जाए तो तुम्हारे पास जिंदगी जीने का एक और मौका है। तुम अपने हथियार डालकर हमारे थंडर साउंड स्कूल में आ सकते हो। एडवाइजर के प्रति तुम्हारी जितनी भी ग्रजेस है उन सबको भूलकर मुझे फॉलो करो, और अगर अब भी तुम ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चुपचाप से चला जाऊंगा, लेकिन मैं एडवाइजर के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और उतने में वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन होकर उसमें से हेवनली डीमन सेक्ट और यांगकांग की आर्मी बाहर आने लगी। वेल यहाँ पर इस आर्मी ने बाहर आकर ये दिखा दिया था कि अगर वो लोग थंडर साउंड स्कूल के साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन भी करते हैं तो भी उनका मरना तो तय होगा। देखते ही देखते थंडर साउंड स्कूल चारों ओर से घेर लिया गया। यांगकांग की पूरी फौज अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए तैयार थी। उतने में ही ड्यूक वेई ग्रेट थंडर साउंड स्कूल के मास्टर से पूछने लगे कि क्या तुम यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाने आए हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उतने में ही वो एडवाइजर से पूछने लगे कि बताओ क्या हमने इस बंदे को खत्म करना चाहिए? तो एडवाइजर उन्हें बताते हैं कि ये ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का मास्टर है, ये यहाँ पर फाइट करने नहीं बल्कि इस जंग को रोकने आया था। वो बस इस दुनिया में शांति कायम करना चाहता है, यानी कि उनकी बातों से तो ऐसा ही फील हो रहा। और अगर वाकई वो इस दुनिया में शांति कायम करना चाहते हैं तो मैं भी उनके इस जेस्चर की तारीफ करता हूँ। इनफैक्ट मैं पर्सनली खुद भी बैटल के खिलाफ हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका। खैर बैटल को तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इन इवल लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। पहले भी एक बार मैंने इन पर ट्रस्ट किया था और इन्होंने ही मेरे खिलाफ बगावत कर दी। क्या पता ये लोग मौका मिलते ही दोबारा से हमारी यांगकांग के खिलाफ हो जाएं। इसीलिए मैं बिना अश्योरिटी के इस जंग को नहीं रोकने वाला। उनकी बातें सुनकर वो मॉन्क रेबेलियन से कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर इस जंग को रोकना चाहते हैं। उनका इरादा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो फाइनली उन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर ने फटाफट से अपने वेपन ड्रॉप कर दिए। वो कह रहे थे कि आज हम इस कल्टीवेशन की दुनिया से रिटायर होने के लिए तैयार हैं। हम अब पूरे दिल से ग्रेट थंडर साउंड स्कूल को ही फॉलो करेंगे। साथ ही ये हमारा वादा है कि जब तक भी हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक साउंड स्कूल के माउंटेन के बाहर कदम नहीं रखेंगे। यानी कि इन लोगों ने वादा किया था कि वो दोबारा कभी किसी रेबेलियन का हिस्सा नहीं बनने वाले। वहीं पर इंपीरियल एडवाइजर की नजर पड़ी अपने एक पुराने जनरल पर। वो उस मॉन्क से कहने लगे कि मैं चाहता हूँ आप इस पर्सन को भी अपने साथ ले जाएं। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी मारा नहीं जाना चाहिए। एडवाइजर की बातें सुनकर तो वो
जनरल काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। एक जमाने में ये बंदा एडवाइजर का वफादार था, लेकिन रेबेलियंस ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो खुद ही एडवाइजर के खिलाफ हो गया और आज उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि उसने एडवाइजर जैसे महान इंसान को धोखा दे दिया। वेल, बैटल ग्राउंड पर जितने भी लोग जिंदा बचे थे, एडवाइजर उन सबको साउंड स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो गए, बस उस एक बंदे को छोड़कर जो कि इस सारी बैटल का मास्टरमाइंड था। उतने में मॉन्क उस मास्क वाले बंदे से कहने लगा कि तुम्हारा हमारी बुद्धिज्म सेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं और ना ही एडवाइजर तुम्हें रिलीज करने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपना स्टैचू लेकर सीधे उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के पास पहुंच गए ताकि वो लोग जल्दी से उनके बुद्धा माउंटेन पर असेंड हो जाए। तो वो लोग भी उस मास्क वाले बंदे से माफी मांगते हुए सीधे उस माउंटेन पर असेंड हो गए। जो देख वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो एडवाइजर से पूछने लगा कि बता तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। जिस पर एडवाइजर कहने लगी कि मैं तुम्हें इंपीरियल कैपिटल ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी हमारे एम्परर के साथ मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुमने एम्परर के नाम पर न जाने कितने ही सालों से उनकी पावर्स का मिसयूज किया। यांगकांग में एम्परर तो बस नाम के लिए है, असली हुकूमत तो तुमने की। मगर आज जब मुझे पनिश करने का मौका आया तब तुम्हें अचानक से ही याद आ गया कि तुम्हारा एक एम्परर भी है। मैं ये हकीकत काफी पहले ही समझ गया था कि हमारी लिन फैमिली आज न कल तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाएगी। एम्परर को हटाकर तुम ही यांगकांग पर हुकूमत करोगे और इसी वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ गया। जिसके बाद वो बंदा खुद पर ही अटैक कर देता है। जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर किन्मो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। भले इस मास्क वाले पर्सन ने खुद की जान ले ली थी, मगर मरने से पहले उसने जो बातें बोली थी उससे ये बात साबित हो गई कि एडवाइजर रॉयल फैमिली के दरमियान कुछ तो गलत है और इसी वजह से यांगकांग का कोर्ट अब जल्दी 2 हिस्सों में बट जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त एम्परर भी एडवाइजर के खिलाफ चले जाए और अगर मेरा ये अंदाजा सही निकला तो यांगकांग को फिर जंग से कोई भी रोक नहीं सकता। इस बार यांगकांग दुश्मनों से नहीं बल्कि आपस में ही फाइट करेगा। बहुत बड़ा खतरा यांगकांग का इंतजार कर रहा है और पता नहीं एडवाइजर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। वहीं पर वो मॉन्क एडवाइजर से कहने लगा कि चलो यहाँ की बैटल अब खत्म हो चुकी है तो क्यों ना मैं आपसे विदा लूं। उम्मीद करूंगा कि हमारी अगली मुलाकात बैटल ग्राउंड पर ना हो। जो सुनकर एडवाइजर ने भी उसे अलविदा बोल दिया। जिसके बाद ग्रेट थंडर साउंड स्कूल अपने बुद्धा माउंटेन पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। वल यहाँ से गुजरते हुए उसने किन्मो को डाओ ब्रदर कह के पुकारा था तो किन्मो ने भी उसे डाओ ब्रदर कहते हुए रिस्पेक्ट दे दी। हालांकि शियांग तो इस बंदे को बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करती। साथ ही वो मॉन्क किन्मो से कहने लगा कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस है कि मेरा बुद्धिज्म हमारे रिश्तों को सुधार नहीं सकता। बस एक बात याद रखो, हमारी सोच से ही हमारा कार्मिक साइकिल फॉर्म होता। बिना विचार करे हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सोच पर हमेशा ध्यान रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक मसला, हर एक जंग हमारे दिमाग से ही शुरू होती। और अब यही सारा ज्ञान का प्रवचन देने के बाद वो मॉन्क वहाँ से चला गया। वहीं पर डीमन सेक्ट के एक बंदी किन्मो से कहने लगी कि पता नहीं आपने इन लोगों को यहाँ से जिंदा वापस क्यों जाने दिया। आपकी असली पहचान उसके सामने एक्सपोज हो चुकी है और ये बात आपके लिए काफी ज्यादा खतरे पैदा करेगी। जिस पर किन्मो कह रहा था कि उस मॉन्क ने मुझे अपने बराबरी का समझकर एज अ सेक्ट लीडर ग्रीट किया तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी ग्रीटिंग्स को रिटर्न करूं। खैर वैसे भी अब मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता कि मैं ही हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि तुम लोग भी अपनी आइडेंटिटीज को हाइड मत करो। जो सुनकर वो सभी लोग अपनी सेक्ट लीडर की बात से इस तरह से अग्री हुए थे मानो किन्मो की जान ले लेंगे। जो देख किन्मो कह रहा था मेरे भाइयों तुम ये बात भूल गए क्या, मैं तुम्हारा लीडर हूँ यार, जरा तो मेरी इज्जत रखो। वहीं दूसरी तरफ हम बुद्धा माउंटेन को देख पाते जो कि बैटल ग्राउंड से काफी दूर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर साउंड स्कूल के मॉन्क से पूछते कि एडवाइजर ने बताया था कि वो घायल हो चुका, तो तुम लोगों ने उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। तुम लोग जानते हो ना हम उस एडवाइजर को आसानी से मार सकते थे। जिस पर वो लीडर कह रहा था कि जितने भी लोगों ने इस बात पर यकीन किया था कि वो बंदा घायल है वो ऑलरेडी मुकाबले में हार गए। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो कॉफिन भी नसीब नहीं हुई। इंपीरियल एडवाइजर का विजडम, टैलेंट, अंडरस्टैंडिंग और उसकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर वो फ्यूचर में एक सेंट नहीं बना तो जरूर से एक भयानक डीमन बन जाएगा जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता। सो यहाँ पर साउंड सेक्ट का लीडर इतना भी नेकदिल नहीं जितना उसने एडवाइजर के सामने शो ऑफ किया। इधर अरीना में यांगकांग की आर्मी लाशों को उठाने लगी। यहाँ पर आज कई सारे पावरफुल लोग मारे गए थे। कुछ सेक्ट ने यांगकांग के सामने सरेंडर किया था। वहीं पर एडवाइजर अपनी सोड का खून साफ कर उसे दोबारा से म्यान में रख देते हैं। उन्होंने बड़ी
बड़ी शान के साथ सदन बॉर्डर की रेबेलियन को कुचल दिया था। तभी ड्यूक वेई उन्हें बताते कि जो लोग मैदान छोड़कर भाग गए उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा, कुछ ही दिनों में वो कम्प्लीटली अनहाइलेट किए जाएंगे। तब तक किन्मो भी वहाँ पर पहुँच गया। एडवाइजर उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। अब यांगकांग की आर्मी वहाँ से वापस लौटने लगी। तभी ड्यूक वेई ने देखा कि एडवाइजर की तबीयत खराब है। एडवाइजर उनसे कहने लगे कि शायद अब मुझे मैजिकल हीलर किन्मो की जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ वही मेरी इंजुरीज को हील कर पाएगा। जिस पर ड्यूक वेई थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि अब ये मत बोलना कि आप वाकई घायल हो, बताइए आपकी इंजुरीज रियल है या फिर फेक। जिस पर एडवाइजर ने जवाब दिया कि मेरी इंजुरीज पूरी तरह से रियल है। हालांकि ड्यूक वेई ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। वो कहते हैं एडवाइजर आपने पहले भी घायल होने का नाटक करके अपने सभी रेबेलियन को एक करवाया और फिर एक ही झटके में उन सभी का सर्वनाश कर दिया। इसलिए सच बताओ तो मुझे आपके इंजर्ड होने पर भी शक हो रहा। अगर मैंने आपकी बातों पर यकीन किया तो मेरी जितना बड़ा बेवकूफ कोई और होगा ही नहीं। आप देख रहे हो ना, जिन लोगों ने भी आपकी इंजुरी पर भरोसा किया था वो लोग फिलहाल कॉफिन में कैद हैं। खैर मैं उस मास्क वाले बंदे को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरे ख्याल से आप उसकी असली पहचान के बारे में जानते थे। लेकिन एडवाइजर इस पर कोई जवाब नहीं देते। जो देख ड्यूक वेई कहने लगे कि कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ी ही देर में सच्चाई का पता चल जाएगा। कैपिटल में वापस जाते साथ ही मैं रॉयल फैमिली के हर एक प्रिंस पर ध्यान रखूंगा और जो भी क्राउन प्रिंस मुझे वहाँ पर नजर नहीं आएगा मैं तुरंत ही समझ जाऊंगा कि वही इस रेबेलियन का मास्टरमाइंड था। जिसके बाद वो एडवाइजर को धीरे से कहने लगे कि एम्परर और आपके रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस आपको ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही मुझे फील हुआ था कि रॉयल लिंग फैमिली भी आपको ज्यादा पसंद नहीं करती। सो मुझे नहीं लगता कि आपने अपने हर एक दुश्मन का खात्मा कर दिया। मेरे ख्याल से रॉयल फैमिली में और भी ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको मारना चाहते हैं, तो क्यों ना वो लोग आप पर एक्शन ले पाए इससे पहले ही आप ही स्ट्राइक कर दो। जो सुनते साथ ही एडवाइजर ने उस बंदे को ऐसा लुक दिया जिसे देखते साथ ही ड्यूक वेई डर के मारे पीछे हट गए। उनसे कहते कि आप बस रेबेलियन के सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। सदन बॉर्डर पर एक भी रेबेलियन जिंदा नहीं बचना चाहिए। और रही बात रॉयल फैमिली और उनके गद्दारों की, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ किन्मो कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। वेल यहाँ पर वो अपने माइंड स्पेस में से डीमन गॉड के ट्रेस को हटाना चाहता है, लेकिन ये काम इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। साथ ही किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर होने की वजह से डीमन गॉड ने खुद को एक्सपोज नहीं किया, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उस बंदे ने अपना एक अलग ही प्लान बनाया हो। और अब जैसे ही किन्मो कल्टीवेशन से बाहर आया उसने देखा इंपीरियल एडवाइजर उससे मिलने पहुंच चुके हैं। वो कहते किन्मो मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ। तो किन्मो ने भी ड्यूक वेई जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि बताइए आपकी इंजुरीज फेक है या फिर असली है। तो एडवाइजर ने जवाब दिया कि मेरी इंजुरीज असली है। तो किन्मो दोबारा से उनसे पूछने लगा कि वाकई असली वाली असली है या फिर नकली है। बेचारे एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने किन्मो को अश्योरिटी दी कि वाकई इस बार वो घायल है। अब यहाँ पर किन्मो उनकी पल्सेस को चेक कर रहा था और तभी एडवाइजर उससे कहते कि इस बार एम्परर तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें हाईएस्ट मेरिट मिलने वाली है। जिस पर किन्मो बता रहा था कि शायद एम्परर मुझे नए टाइटल और रैंकिंग से नवाजेंगे, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपको कौन सा रिवॉर्ड देंगे। तो एडवाइजर उसे बताते हैं कि हो सकता है कि वो मुझे ढेर सारी ब्यूटीफुल लड़कियां और वेल्थ से नवाजेंगे। तो बताओ क्या मैंने उस तोहफे को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो किन्मो कहने लगा कि अगर आपके माइंड में कोई और रिवॉर्ड नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आपने वो जो देंगे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ किन्मो उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछने लगा। तो एडवाइजर उसे जवाब देते हैं कि मेरे कुछ पर्सनल सर्वेंट्स और गार्ड्स हैं, मुझे जो भी सैलरी मिलती मैं सब उन पर ही खर्च कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। अगर मुझे थोड़ी और एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती तो शायद मैं उन लोगों को खुश कर सकता था। जो सुनकर किन्मो थोड़ा सा हैरान हो गया। वो एडवाइजर से पूछता है कि क्या आपकी वाइफ और बच्चे नहीं है। जिस पर एडवाइजर बताने लगे कि मेरे डाओ प्रिंसिपल्स इसकी परमिशन नहीं देते, मुझे इंसानी डिजायर्स की कोई लालच नहीं, मैं तो सिर्फ डाओ की बात पर चलना चाहता हूँ। जिस पर किन्मो कह रहा था मेरे ख्याल से अब आपने शादी कर लेनी चाहिए। वेल इंपीरियल एडवाइजर को आज तक किसी ने ऐसी सलाह नहीं दी थी और अब सीन शिफ्ट होकर हम यांगकांग के एम्परर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा भड़के हुए थे। इन रेबेलियंस को कुचलने के चक्कर में उन्होंने अपनी 30% आर्मी खो दी थी और इन मरे हुए लोगों में सिपाही कम और स्कॉलर्स ज्यादा थे। एम्परर कहने लगे कि मैंने उन स्कॉलर्स को फ्रंट लाइन पर इसलिए भेजा था ताकि उन्हें जंग का तजुर्बा मिल जाए, मगर वो सारे बच्चे बेरहमी से मारे गए।
वो सारे स्कॉलर्स मेरे एम्पायर के पिलर्स थे, वही हमारे नेशन की फ्यूचर बैकबोन होते। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इस मिशन को किसी ने लीक कर दिया। वो सभी स्कॉलर्स बस एक धोखेबाज की वजह से मारे गए, इसलिए अब मैं भी उस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर गोइलान तो तुरंत ही घुटनों पर आ गया। वो तो डर के मारे ही रोने लगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एम्परर शायद उसे ही पनिश करेंगे। तभी एम्परर उससे कहने लगे कि हम अपने स्कॉलर्स को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं, ये बात एक सीक्रेट थी। सिर्फ आप, मैं और फर्स्ट रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स के अलावा इस राज को कोई और नहीं जानता था। मेरे ख्याल से उस ग्रुप में क्राउन प्रिंस के भी कुछ टीचर्स थे। तो बताए फिर मास्टर गोइलान, आपके हिसाब से कौन गद्दार होगा? आपको ढेर सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से किसी एक का नाम लेना है। वेल, यहाँ पर एम्परर ने उसे काफी ज्यादा डरा के रखा था। वो कहते जल्दी बताओ आपको किस पर शक है। यहाँ पर एम्परर का गुस्सा देखकर ही गोइलान की हालत खराब हो गई, जिसके बाद वो बड़ी हिम्मत करके एम्परर को बताने लगा कि शायद क्राउन प्रिंस के टीचर ने ही हमें धोखा दे दिया। अब ये सुनकर तो एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, मगर उन्होंने गोइलान की सिर से अपना हाथ हटा लिया। फिर वो कहते मास्टर गोइलान, आप यहाँ से जा सकते हो। तो गोइलान वहाँ से जाने वाला था, लेकिन एम्परर ने दोबारा से उसे रोक लिया। वो कहने लगे कि इस बार तो हमारे एडवाइजर ने बगावत को कुचलकर काफी सारी मेरिट हासिल की है, तो मुझे बताए कि मैंने इंपीरियल एडवाइजर को कौन सा रिवॉर्ड देना चाहिए। जो सुनते साथ ही गोइलान दिल ही दिल में सोचने लगा कि एडवाइजर को तो कोई टाइटल दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाईएस्ट टाइटल पर पहुंच चुका है। तो गोइलान थोड़ा सोच समझकर जवाब देने लगा। वो बताने लगा कि एडवाइजर ने आज तक कभी भी पावर्स की लालच नहीं की, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनके सर्वेंट्स और गार्ड्स काफी ज्यादा गरीब हैं। एडवाइजर अपनी पूरी सैलरी का यूज करके भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, और शायद इसी वजह से उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की। तो मेरे ख्याल से एडवाइजर को ब्यूटीज और वेल्थ से नवाजा जाना चाहिए। जिस पर एम्परर भी अग्री होते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे डर है कि कहीं एडवाइजर तोहफा लेने से मना न कर दे। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे रिवॉर्ड्स लेने से मना किया था। जिस पर गोइलान कह रहा था कि हाँ, हमारे एडवाइजर काफी ज्यादा स्मार्ट है। जो सुनकर एम्परर हंसते हुए कहने लगा कि तुम भी कोई बेवकूफ नहीं, और हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, उस किन्मु को उकसाना बंद कर दो। वो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम उसके पावर्स की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गोइलान भी उनकी बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया। अब यहाँ पर एम्परर अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। वो कहते कि जब मेरी आधी से भी ज्यादा उम्र हो गई तब जाकर मुझे एम्परर बनने का मौका मिला। इनफैक्ट मेरी तो आधी से ज्यादा बच्चे अपनी जवानी को क्रॉस कर चुके। मैंने तो इस थ्रोन को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा सब्र रखा था, लेकिन मेरा बेटा क्राउन प्रिंस ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता था। काश वो बगावत को राइज करने की गलती ना करता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।